हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी सिंह नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छा करते जा रहे हैं बायोलॉजी टेस्ट पेपर में और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं। आज आप लोगों ने चैलेंजर टेस्ट सीरीज 11 दिया होगा और उसी चैलेंजर टेस्ट सीरीज 11 में बायो का पेपर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 11 का सारा सिलेबस इंक्लूड है एक्सेप्ट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। 2 चैप्टर छोड़ करके बाकी पूरा 11 का है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट में आए हुए हैं या आते रहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का 11 पेपर चैलेंजर टेस्ट सीरीज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 से बात करते हैं। 91 कहता है कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, मेटाबॉलिज्म में जानते हैं आप, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सब में अमोनिया ही रिलीज होगी। वो अमोनिया हो सकता है यूरिया में बदले, यूरिक एसिड में बदले, या हो सकता है डायरेक्ट अमोनिया में रिलीज हो जाए एक्वेटिक एनिमल्स में। तो यहां पर बात मैमल्स की हो रही, तो मैमल्स में अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होती है पहले यूरिया में। कहां पर? लीवर में। उसके बाद में ये यूरिया रिलीज कर दी जाती है ब्लड में। और किडनी का जो काम है, जो हम लोग पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, तो किडनी बेसिकली जो भी ब्लड में आता है उसको छानने का काम करती है। टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में कोई कन्वर्जन का जो काम है वो हमारा लीवर करता है। लीवर ही है जो जहर को कम जहर में या टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में बदलने का काम करता है। तो दोनों बातें इसमें आपको मिलती हैं। एक तो इंफॉर्मेशन मिल गई लीवर की, दूसरी कहानी आपको मिल गया कि किडनी क्या करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका यूरिया, फिर ब्लड में गया और फिर एक्सक्रीटेड आउट बाई किडनी। तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि आपको बताना है इसमें करेक्ट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन किडनी की। तो याद रखते हैं हम लोग 10/5/2, 10/2, 10/5/2, 14 नहीं है, 2 का वेरिएशन रहेगा, 10 to 12, 5 to 7, 2 to 3 और वेट 120 to 170 ग्राम। तो बेस्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताइए किडनी के नेफ्रॉन पार्ट में तमाम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उन नेफ्रॉन पार्ट में बताइए कि कौन सा हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में कंप्लीटली मौजूद है। तो अगर हम नेफ्रॉन को देखें कहां से, मेल्पिगियन कार्पसेल, फिर पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट, इस तरीके से रहता है। तो ऐसे हम लोग क्लास में बताते हैं आपको, ये हिस्सा कॉर्टेक्स में, ये हिस्सा मेडुला में। तो मेल्पिगियन कार्पसेल, पीसीटी, डीसीटी ये आ जाएंगे हमारे कॉर्टेक्स पार्ट में, जबकि डीएल, एएल, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट ये आ जाएंगे मेडुला में। तो ये तीनों ही पार्ट ए बी सी जो हैं ये मौजूद रहेंगे। ए बी सी कहां गया, ये रहा, ए बी एंड सी ये मौजूद रहेंगे हमारे कॉर्टेक्स पार्ट में। बाकी स्ट्रक्चर मेडुला में होंगे। और मेडुला कितना डीप में है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन का अलग कहानी रहती है। ज्यादातर नेफ्रॉन कॉर्टिकल हैं, कुछ नेफ्रॉन 15% जो है वो मेडुलरी या जक्ता मेडुलरी हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में विद द प्रेजेंस ऑफ वसा रेक्टी। बाकी जो है वो मैक्सिमम जो होंगे वो यूरिन फॉर्मेशन में वो है आपके कॉर्टिकल। तो इसको याद रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, जहां पर किडनी का फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन शुरू है, उससे पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा तो आपको बढ़िया उसमें समझ में आने लगेगा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इनमें से बताइए स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है एब्जॉर्प्शन में, रीनल ट्यूब्यूल में। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब एक्टिवली, बहुत बढ़िया। ग्लू आना हम लोग याद कराते हैं, ग्लू आना, जब भी आना तो कैसे आना, एक्टिवली आना। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें एनर्जी यूज होगी।
नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव। नाइट्रोजन वेस्ट में जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होंगे वो सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होंगे, ये बात भी सही है। तो जब दोनों सही हैं तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। 70 to 80%, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट पानी का 70 से 80%, नंबर 1। नंबर 2 बात याद रखना है, आपसे कुछ भी पूछा जाए कि नेफ्रॉन में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नेफ्रॉन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किसी भी बात का पूछा जाए तो आंसर एक ही लगाइएगा, पीसीटी। क्योंकि पीसीटी वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का ये परमेबिलिटी शो करता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है। तो बहरहाल यहां पर तीनों की कहानी दी है, नाइट्रोजन वेस्ट की, ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और इलेक्ट्रोलाइट की। तो तीनों ही बातें सही हैं। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी बातें सही है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन। 95 नंबर में डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में पूछा गया है आपसे ABCD के बारे में। मसल सेल का डायग्राम है, टिपिकल स्केलेटल मसल्स जो होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं गोल गोल से, जिसमें एक बाहर निकाल दिया है, ये हो गई मसल सेल या मसल फाइबर कह लीजिए। बी हो जाएगी ये कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा के अंदर ये जो डार्क डार्क दिखाई दे रही है, ये ब्लड कैपिलरीज का फ्लो हो रहा है। तो सी हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज। सी ब्लड कैपिलरीज, ये नहीं होगा, सी ब्लड कैपिलरीज यहां पे मिल गई हमें, ठीक। और लास्ट में सारे मसल्स के बंडल जो हैं वो इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एंडो से करते कराते पेरी पहुंचते पहुंचते लास्ट में बंडल ऑफ बंडल को बांधने का काम करता है फेसिकल या फेसियाई। तो ये आंसर सबसे बेस्ट है। मसल फाइबर, फिर सार्कोलेमा, मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ब्लड कैपिलरीज और फेसिकल, ये सबसे सही रहेगा बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग के हिसाब से ABCD की कहानी हो गई। 96 की बात करते हैं। मैच करना है आपको इसमें, तो कोई भी दो पकड़ लो जो सबसे अलग दे रहा हो। चलो D1 में आ जाएगा तो कहानी समझ में आ जाएगी। अगर D1 सही है तो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट इज ओवरलेड बाय थिन फिलामेंट, सेंटर इज नॉट। तो याद है आपको, ये थिक फिलामेंट हो गया, इधर ये थिन हो गए दोनों तरफ, बीच में एम लाइन हो गई। तो एम लाइन के दोनों तरफ जो रीजन रहता है जिसके ऊपर ये थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करता है, दैट इज नोन एज एच जोन। तो हमने डी को सेट कर दिया, ऑप्शन जो है पहले पकड़ लिया था, डी का 1 आ गया। तो सारे में यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं में डी का 1 है नहीं। बाकी अपनी तसल्ली के लिए, कंफर्मेशन के लिए मिला लेंगे। ए का 4, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंटिस आर्थराइटिस, सही है। प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट मायोसिन, सही है, बी का 2 होना चाहिए। थिन फिलामेंट में एक्टिन, सही है, सी का 3 सही है, डी का 1 सही हो गया। तो आंसर हो गया डी। ये आपके मसल्स वाले चैप्टर से, मूवमेंट एंड लोकोमोशन से था। यहां पूछा गया स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, पेक्टोरल गर्डल से सटा करके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। पूछा गया है ABCDE, ABCDE में ई को अगर हम पकड़ लें तो ई जो है, देखो हमने बताया आपको, इधर अंगूठे की तरफ जब आप ऐसे रखते हैं, थंब की तरफ हमारी पाई जाती है रेडियस। रेडियस अंदर, रा पे खत्म हुआ, रा पे रेडियस, अंदर की तरफ रेडियस रहती है। तो डी रेडियस होगी तो ई अल्ना हो जाएगी। और ई अल्ना देखो यहां पे दिया हुआ है और कहीं पे ई अल्ना है नहीं। फिर कंफर्म कर लेते हैं। ए क्लेविकल, ठीक है। बी स्कैपुला, द बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर वाली स्कैपुला। सी हो गई ह्यूमरस, डी हो गई रेडियस और ई हो गई अल्ना। तो बेस्ट आंसर ए हो गया, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। 98 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? ज्वाइंट के बारे में दिया हुआ है, हिंज ज्वाइंट, वर्टी
ब्री के बीच में, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच बिटवीन वर्टिब्री हिंज ज्वाइंट, कह सकते हैं चलिए ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्टिलेजनस ज्वाइंट बिटवीन कार्पल, ग्लाइडिंग कार्पल एंड मेटाकार्पल, कार्पल कार्पल ये हो गया, मेटाकार्पल ये हो गया, तो ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, ये सही नहीं है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट ये भी सही नहीं है। फाइब्रस ज्वाइंट, फ्लैट स्कल बोन जो होती है वो कार्टिलेजनस ज्वाइंट है। सबसे बेस्ट जो है वो डी आंसर 98 का हो जाएगा, फाइब्रस ज्वाइंट क्रेनियम में स्यूचर के थ्रू। इनमें से इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट कौन सी बात है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम जानते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ ग्रे, अंदर की तरफ व्हाइट, तो ग्रेइश रहेगा इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, ऊपर इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं ना, सल्साई और गायरी, गायरी मतलब रिजेस, सल्साई उभार, तो ये बात सही है। कंसंट्रेटेड न्यूरॉन सेल बॉडी गिव्स ग्रे कलर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी सही है। फाइबर्स ऑफ ट्रैक कवर्ड विद माइलिन शीट, ट्रैक का मतलब अब अंदर की तरफ पहुंच गए तो अंदर व्हाइट मैटर है तो माइलिन शीट हो जाएगी, ये भी बात सही है। सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, नहीं सेरिब्रम कहीं रैप्ड नहीं होता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट एक ही है, वो है डी, ब्रेन से रिलेटेड सेरिब्रम ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इंपल्स कंडक्शन में कौन कौन से स्टेप सही से जुड़े हुए हैं, तो भाई सबसे पहले हम स्टिमुलस देंगे, पोलराइज मेम्ब्रेन, वैसा करने से क्या हो जाएगी, नर्व परमेबल हो जाएगी, उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, परमेबिलिटी और पोटेशियम, तो ये सारी सीक्वेंस ही में तो दिए हुए हैं, करेक्ट सीक्वेंस ए बी सी डी ई, और कोई भी पॉसिबल नहीं है। पहले स्टिमुलस, फिर सोडियम चैनल ओपन, अंदर की तरफ गए डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द इंपल्स, और नर्व वापस इम्परमेबल हो जाएगी आफ्टर द नलीफाइंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस, तो फिर जब नलीफाई हो जाएगा स्टिमुलस का, लेकिन फिर भी नर्व परमेबल किसके लिए, पोटेशियम, और पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपोलराइजेशन, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कहना चाहिए नर्व की जो फिजियोलॉजी है इंपल्स जनरेशन की वो इसमें आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा आपको चेक करने से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देना भी है, तो इस टेस्ट के थ्रू आप कुछ ना कुछ सीख भी जाएंगे। ये सीक्वेंस है पूरा पूरा नर्व इंपल्स जनरेशन का, ए बी सी डी ई एज इट इज, आप इसको याद कर लेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है एक इसमें। सेरिबेलम को मालूम है ऊपर की सरफेस कन्वॉल्यूटेड होती है, फोल्डेड होते हैं, और इससे एडिशनल, जाहिर सी बात है जब फोल्डेड है तो दोनों ही बातें बहुत बढ़िया है, आंसर सीधा सीधा, एसेशन और रीजन दोनों सेट बैठ रहे हैं। फोल्ड्स के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा। दूसरा दिया गया है कि भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्स एक्शन, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, उल्टी हो जाना, कफिंग हो जाना, स्नीजिंग हो जाना। इट हैज मेनी नर्व सेल विच कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, तो देखो ये आप कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है, ठीक बात है, लेकिन जो हमारे कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं, ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हैं आपको बता देते हैं कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कंट्रोल है मेडुला से। मेडुला हमारे पीछे है सबसे लास्ट पार्ट में, हाइंड ब्रेन में, और यहीं पर एक सेंटर होता है कीमोटैक्टिक। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो जिनको चढ़ाई में या बसों में जर्नी सिकनेस रहती है, वोमिटिंग होने लगती है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो ऐसा कुछ उन्हें लगने लगता है कि हम स्थिर हैं और गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, हम रुके हुए हैं, या इस तरह से कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होता है, तो वो एक कीमोटैक्टिक
सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और कीमोटैक्टिक सेंटर से हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो जुड़ा हुआ है स्टमक में, कौन सी नर्व के थ्रू? वैगस नर्व। तो वैगस क्या करती है, वो स्टमक में जो है उथल पुथल मचा देती है, आप वॉमिट आउट कर देते हैं जब ब्रेन कंफ्यूजन में है, या छींक आ जाती है, कफिंग हो जाती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्स ऐसा ना सोचना कि जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। ये जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, वोमिटिंग हो जाना, कफिंग हो जाना, कोई गंदी चीज देख ली, कोई स्मेल आ गई, या स्नीजिंग, छींक आ जाना, ये सारी बातें इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला। मेडुला के रिफ्लेक्सेस में आएंगे, तो ये भी आंसर और रीजन, assertion और रीजन बोथ आर द करेक्ट। सेलेक्ट द टोटल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो कि शो करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय फिजन। तो फिजन भाई हाइड्रा में कैसे होता है? हाइड्रा में जो है वो बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पंजेस में भी बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। ईस्ट इज द बेस्ट। ईस्ट में जो है वो बाइनरी फिजन रहता है। अर्थवम में कोई बाइनरी फिजन नहीं है। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन है, हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फीमेल में। तो खाली आंसर ईस्ट आता है, तो इसमें से हमने एक को सही कर दिया, बेस्ट 1 हो जाएगा। इनमें से बताना है आपको, मैचिंग करनी है, कौन सा गड़बड़ मैच है। तो मैन का जीनस होमो होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, फैमिली होमिनिडी होती है, क्लास मैमेलिया होता है, सही है। मैंजीफेरा में फैमिली, ऑर्डर ठीक है भाई। एनाकार्डियसी, सेपिनोडेल, डाइकॉट, ये भी सही है। हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मसक दिया, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो आपके लिविंग वर्ड में जो चार्ट दिया हुआ है उसको आप रिवाइज करेंगे तो इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, चार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा। लिविंग वर्ड में जो 4 वीट, मैंगो और 2 मैन और हाउस फ्लाई के लिए दिए हुए हैं। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम द फॉलोइंग। उस फैमिली का नाम बताओ जिसमें लॉयन भी है, लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, कैट भी है। तो ये अभी हमने 2 दिन पहले भी इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस किया है भाई। तो कैट जो है वो शेरों की मौसी कहलाती है, और सबकी फैमिली है फेलिडी, जबकि कैट का जीनस है फेलिस, और इन बड़े भाइयों का जो है लायन, लेपर्ड, टाइगर का जो है वो है पैंथेरा। लेकिन फैमिली जो है वो फेलिडी है, ठीक है। सोलोनेसी, लिलियसी, ये सब कुछ नहीं। तो एक ही सही है। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फैमिली, जो कॉमन है दैट इज फेलिडी, कैट की और लॉयन, टाइगर, लेपर्ड की। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स सेगमेंट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल सही है। बैक्टीरिया रिड्यूस वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, एंड यूजेस, रिड्यूस नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो तो बदलेगा। एटीपी आर कीमोसिंथेटिक नहीं, एटीपी बनाएगा, एटीपी को यूज नहीं कर रहा है उसमें। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोर, बहुत सही है। मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स, ये बात भी सही है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, उनमें से भी डिकम्पोजर्स हैं। Chemosynthetic autotrophic bacteria play an important role in recycling of nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur। जो डीप सी में है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर कहते हैं। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गड़बड़ है, ये बी वाला उल्टा सीधा लिख दिया गया है, ठीक। लेकिन ऐसा फंसाया कि आपको लगे बड़ी सही बात कही गई। तो 106 में सिर्फ एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज बी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। फंजाई के लिए हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सही है। लेस डाइवर्सिटी नहीं, बहुत डाइवर्सिटी होती है। यूनिसेलुलर फंगस है, ये सही है। वार्म और ह्यूमिड, सही बात है। एच हॉट और ह्यूमिड तो है ही। तो बेस्ट इनकरेक्ट पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ACD, ACD ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट।
आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम सब बच्चे जानते हैं, ये किसने दिया था स्टेटमेंट? दैट वाज गिवन बाय बेजरिंग। और टोबैको मोजाइक वायरस जो डिजीज कॉज कर रहा है, ये ढूंढी थी इवानोस्की ने। विटेकर ने दिया था सिस्टम 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन का। पास्चर जो है वो कई जगह यूज होते हैं। पास्चर को जो है हम लोग पढ़ते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को कंप्लीटली डिस्कार्ड किया था। तो कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जो है, ये टर्म यूज किया था। लैटिन में जो स्टेटमेंट दिया था बेजरिंग ने दिया था। डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ऑर्गेनिज्म गिवन इन दिस डायग्राम। तो ऑटोट्रॉफी ये किसका है भाई? यूग्लिना का है, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा। ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट, हेट्रोट्रॉफिक यानी मिक्सोट्रॉफिक पढ़ते हैं हम लोग। यूग्लिना या तो ऑटोट्रॉफिक है, या अगर लाइट नहीं मिलेगी तो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने लगेगा, मिक्सोट्रॉफिक हो जाता है। देयर सेल वॉल आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर। यही गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सेल वॉल तो नहीं होती ना वहां पे, प्लाज्मा लेमा रहती है। ठीक है ना? तो सी आंसर जो है वो बैठ जाएगा इनकरेक्ट। ठीक, हाँ ये सही है, पेलिकल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है एसर्शन और रीजन की बात करते हैं। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी होस्ट स्पेसिफिक है, सर्टेन होस्ट पे ही ऐड करेगा, कोई और होस्ट इसे नहीं चाहिए होगा, पर्टिकुलर एक ही होस्ट पे ऐड करेगा। क्यों? वायरस कांट मल्टीप्लाई विदाउट होस्ट सेल। दोनों बातें सही हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड भी हैं। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर का, ये भी आपको पहले वाले टेस्ट में दिया जा चुका है, और अभी 2 दिन पहले भी दिया। हम लोगों ने एक टेस्ट कराया था 2020 में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई बच्चों क्लास में बता भी चुके हैं। सारे बातें हैं, लेकिन बेस्ट आंसर इसमें करेंगे आर.एच. विटेकर किसके ऊपर बेस्ड है? तो आप कहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये सब तो रिफ्लेक्स में आंसर रख लो। इनमें से कौन सा मैच करेक्टली है? राइजोपस एसेप्टेट माइसीलियम हो सकता है, लेकिन बेसिडियोमाइसीट को बिलोंग नहीं करता। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूट्रोमाइसीट सही बात है। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन गलत है, नाइस्कोमाइसीट है ये। एगेरिकस पैरासिटिक गलत हो गया। तो बेस्ट आंसर अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, यही बैठेंगे हमारे इस वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गार्ड? गार्ड्स यानी बात हो रही है कुकुरबिटा की, लौकी, कद्दू, इन सब के अंदर स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। एपेक्स में नहीं होता है ये, इस तरीके से एक्सिलरी बड से यहां से निकलते हैं। स्टेम टेंड्रिल आर स्पाइरली, टेंड्रिल आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। स्टेम टेंड्रिल डज नॉट हेल्प इन क्लाइंबिंग, ये गलत हो गया। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम रेडिकल गलत हो गया। सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। ठीक, और अगर पूछा जाए कहां से राइज है, तो आप कहेंगे एक्सिलरी बड। एक्साइल से जो बड है उसका मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल इन कुकुरबिटेसी या गार्ड्स में, पंपकिन में, इन सब में। पी में जो है वो लीफ का एपिकल पार्ट मॉडिफाई रहता है, टेंड्रिल वहां भी बन रहे हैं। A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerial for some time arc downward to touch the, अच्छा जो हमारे जो क्रीपर की बात की जाती है, जो ना पूरी तरीके से जमीन के सरफेस में ना जमीन के अंदर है, जो रेंगने वाले स्टेम है, उनमें बात आती है कि इस तरीके से ये लगे होंगे और फिर एक आर्क बनाएंगे, फिर ये थोड़ी देर चलेंगे, फिर ये आर्क बनाएंगे। तो lateral branch arise from the base of the main axis and after growing
airily for some time, arc downward to touch the ground, seen in the case of mint और जैस्मिन. पिस्टिया नहीं होगा, पिस्टिया आइकॉर्निया आर द एग्जाम्पल ऑफ. तो हाँ, इसका आंसर ही हो जाएगा बोथ ए एंड बी. पिस्टिया आइकॉर्निया ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ऑफसेट के. दे आर एक्वेटिक रनर, एक्वेटिक क्रीपर. पानी में जड़ें नीचे तरफ लगी हैं, ये सीधा सीधा क्रीप कर रहा है और इस तरीके से लगी होंगी. दे आर पिस्टिया और आइकॉर्निया. तो इसका आंसर है मिंट और जास्मिन बोथ ए एंड बी. इनमें से बताना है आपको कौन सा प्लांट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसेक्टिवोरस को. इंसेक्ट फीडिंग टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन के लिए कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट या ब्लैडर वर्म, ढक्कन लगा रहता है ऊपर से बंद कर देते हैं, और वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक, ये दोनों कहां दिए हैं? ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहां इंट्रोडक्शन है छोटा सा किंगडम प्लांटी का, वहां पे आप देखेंगे इंसेक्टिवोरस के बारे में दिया होगा, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप. रेसिमोस और साइमोस. तो रेसिमोस के लिए पूछा है. रेसिमोस में हम जानते हैं मेन एक्सिस जो है वो कैसा है? इनडिटरमिनेट है, और इसमें फ्लावर नीचे से ऊपर की तरफ लगना शुरू होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रोपिटल. तो मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं, ये साइमोस में होता है. बेसिपिटल और साइमोस में होता है. तो मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट और एक्रोपिटल सी और डी हो जाएंगे. इसकी बात किसकी? रेसिमोस की. इसके आगे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एस्टिवेशन और एग्जाम्पल को सेट समझिए. तो इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है? इनकरेक्ट मैचिंग पहले ही हो गया. क्यों? क्योंकि सेपल कहा है. यहां पर अगर पेटल होता तो बैठ जाता. पेटल वैक्सिलरी रहता है, स्टैंडर्ड वैक्सिलरम, साइड वाले विंग, नीचे दो कील. ठीक है ना, 1+2 इन ब्रैकेट. वो टेपल उसके पेटल के लिए, ना कि सेपल के लिए. यहां पे सेपल के लिए सही होता है हमारा वाल्वेट एस्टिवेशन, एक के बाद दूसरे लगे हुए पी में, बीन में, पूरी फैमिली लेगुमिनेसी में, पेप्लुनेसी में, फबेसी में, एक ही बात है. ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ठीक है, ट्विस्टेड होंगे, एक के बाद दूसरा दबा हुआ, दूसरे से तीसरा दबा हुआ, तीसरे से चौथा दबा हुआ. इम्ब्रिकेट में एक के पूरे पूरे बाहर दोनों मार्जिन, एक के पूरे पूरे दबे हुए, कैसिया और गुलमोहर. आई एम कैसिया गर्ल याद करते हैं, इम्ब्रिकेट, कैसिया, गुलमोहर, ये भी सही है. तो इनकरेक्ट मैचिंग वैक्सिलरी सेपल ऑफ पील, पेटल ऑफ पी होता तो सही हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट. इसमें भी इनकरेक्ट पूछा गया है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, ये बात सही है. इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडाप्टेशन ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, ये भी सही है. द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट आर सिमिलर इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. ये हम कैसे कह सकते हैं कि सारे जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक ही जैसे होंगे? यही बात जो है वो समझ में आने से परे लगती है. डी हो जाएगा. डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो डिफरेंट एनाटॉमी होगी, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट ऑर्गन है तो. फिर इन पूछा गया इनमें से इनकरेक्ट बताइए. एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब हैव सी प्लेट, ठीक है. सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट, रटा हुआ है. कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विदाउट न्यूक्लियस. कॉम्पेनियन से देखो कंफ्यूजन कर दिया, कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, उसको कंपनसेट करता है कॉम्पेनियन सेल विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब. हल्का सा यहाँ आपको गच्चा दिया है. फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनो ऑफ द, ठीक है, यही स्टेटमेंट गलत हो गया. कॉम्पेनियन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद रहेगा और ये न्यूक्लियस सीव ट्यूब में न्यूक्लियस ना होने को कंपनसेट करता है. इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि एंटा कह रहा हूं ऑन्टोजेनेटिकली कॉम्पेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब
ऑन्टोजेनेटिकली मतलब ओरिजिन और जेनेटिक के हिसाब से दोनों की जो मदर सेल है, दोनों की जो स्टेम सेल है, कॉम्पेनियन सेल्स और सीव सेल, सीव ट्यूब, दे आर सेम। तो ओरिजिन के हिसाब से दोनों सेल जो है फ्रेंड सेल नहीं है, सखी कोशिकाएं पढ़ते हैं ना, तो ये सखी नहीं है बल्कि बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। ऑन्टोजेनेटिकली याद रखना, ऑन्टोजेनेटिकली दोनों की स्टेम सेल सेम है। इसमें से इनकरेक्ट मैचिंग बताइए भाई। प्रोटोफ्लोयम नैरो सीव ट्यूब ठीक है, मेटाफ्लोयम बिगर सीव ट्यूब ये भी ठीक है मैच्योरिटी के हिसाब से। प्रोटोफ्लोयम शुरुआत है, मेटाफ्लोयम मैच्योर है। जिम्नोस्पर्म वेसल, अच्छा जिम्नोस्पर्म के फ्लोयम में वेसल्स, ये स्टेटमेंट जो है वो मैचिंग गड़बड़ है, गलत है, ये नहीं होगा। वेसल की कहानी शुरू होगी पहली बात तो कहां से, जाइलम से, और वो भी कहां से, एंजियोस्पर्म से, ना कि जिम्नो से। हटो भैया, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको इसमें, कौन ट्रू है कौन फॉल्स। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, ठीक है, एपिडर्मिस प्लांट्स में देखते हैं एपिडर्मिस सिंगल होती है। एपिडर्मिस सेल्स आर कोलेनकाइमेटस नहीं होती है, पैरेनकाइमा की होती है। विद एबंडेंट साइटोप्लाज्म, ये तो सही है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, तो ये टी हो गया, ये एफ हो गया। वेसल मेम्ब्रेन ऑफ जाइलम आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन विद कॉमन वॉल्स, ये भी बात सही है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू पेटियोल ऑफ लीफ, ये बात सही नहीं है। तो टीएफ 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 टीटी नहीं होगा, ये हो जाएगा टीएफ टीएफ। ठीक, ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जब आप पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। कंजॉइंट, कंजॉइंट कोलेटरल डाइकॉट स्टेम में, ठीक है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल साथ साथ पूछा गया है। कोलेटरल और बाइकोलेटरल की बात नहीं है। कोलेटरल और बाइकोलेटरल होता तब देखते हैं कि ऊपर नीचे की बात, साथ साथ मोनोकॉट स्टेम में भी है, डाइकॉट स्टेम में भी है, लीफ में भी है। अलग अलग रूट में होते हैं, रेडियल, जाइलम अलग फ्लोएम अलग, हम दोनों साथ साथ हैं, जाइलम फ्लोएम साथ साथ हैं, तो बस डेफिनेशन पूरी होगी, कंजाइंट के सब में साथ साथ हैं, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। हाउ मेनी फिलामेंटस मेलपिगियन टिब्यूल, कॉकरोच में कितने होंगे भाई, 100 से 150, ठीक, ये मौजूद रहते हैं मेलपिगियन टिब्यूल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन एट द एंड ऑफ मिड गट। मैच द फॉलोइंग कॉलम, पेयर ऑफ स्पर्मेथकी, ओवरी, मशरूम, किसकी बातें हो रही, मशरूम ग्लैंड, कॉकरोच की बात हो रही है, तो मशरूम ग्लैंड मौजूद होगी कहां पर, 6 to 7 सेगमेंट पर, जहां पर मौजूद होती गाइनो वेलुलर प्लेट, तो थर्ड का सी, थर्ड का सी पकड़ लिया हमने एक ही जगह पर। एनल सरसाइयस 10 सेगमेंट पर, एनल स्टाइल मेल में 9th में रहेगा, तो D4 सही बैठ गया। 1 का बी हो गया, स्पर्मेथकी 6 सेगमेंट पर। पेयर ऑफ स्पर्मेथकी में स्पर्म स्टोर होंगे, लेकिन पेयर ऑफ स्पर्मेथकी किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओवरी 2 से 6वें में, इस तरीके से पढ़ते थे, ओवेरियोल्स यूनिट 8-8 दोनों तरफ लगी रहेंगी, तो आंसर हो गया ए, 124 का ए। आगे बढ़िए भाई, 125 डायग्राम दिए हुए हैं, उसमें आपको ABCD कवर करना है। तो ए हो गया हमारा वसा इफ्रेंसिया, जो यहां से निकलेगी कहां से, टेस्टिस से अंदर की तरफ चलेगी, वसा इफ्रेंसिया ए। ए तो एक ही पकड़ लिया लग रहा है, बहुत सिंपल दिया हुआ है। चलो बी हो गया क्लोएकल अपर्चर, ठीक,
सी हो गया एड्रिनल ग्लैंड, ये भी ठीक, और डी हो गया यूरिनोजेनिटल डक्ट, और ई ये जो ऊपर लगी हुई चुटियां येलो कलर की, फैट बॉडीज फ्रॉग में। आगे बढ़ते हैं, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, पूछा गया फ्रॉग शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कहते हैं हम लोग, दैट इज क्योंकि फ्रॉग कैसा है, कोल्ड ब्लडेड है, तो उनमें दोनों टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी में भी भागेगा, बहुत ज्यादा ठंड में भी भागेगा। कहां से, इन्वायरमेंट से कहां भागेगा, गड्ढे में छुप जाएगा भैया, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। अब जब ये भाग रहा है तो ये इसकी स्लीपिंग मोड कहा जाता है, एक समर स्लीप और एक विंटर स्लीप। हाइबरनेशन समर स्लीप और एस्टिवेशन विंटर स्लीप। तो प्रोटेक्ट, हाइबरनेशन एस्टिवेशन जो फिनोमिना है ये फ्रॉग को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से, ये बात सही है। दोनों स्टेटमेंट और रीजन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि बताइए भाई फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, यस अभी बात कर रहा था, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं क्या कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कैसा रहेगा, ये जो है वेरी कर रहा होगा। जब गर्मी बढ़ रही होगी तो गर्मी बढ़ेगी, जब ठंडक बढ़ रही होगी तो इनका बॉडी का ब्लड भी ठंडा होता चला जाएगा, इसीलिए भागते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में। ठीक, हम लोगों में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, नहीं तो हम कर लेते हैं इस तरीके से, बिकॉज ऑफ हैविंग द फिनोमिना ऑफ होम्योस्टेसिस। बर्ड्स और मैमल्स में होम्योस्टेसिस है और इनमें सब में ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन रहेगा, क्योंकि ये है कोल्ड ब्लडेड और हम लोग रहेंगे वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल। ये आ जाइए, फ्रॉग शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब पहले तो समझ लो, जैसे आप कॉकरोच में पढ़ते हो कि मेल में एनल स्टाइल होंगे, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होंगे, बाहर से देख के पता चल जाए विच वन इज ए मेल विच वन इज ए फीमेल। तो फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है क्योंकि मेल फ्रॉग गाना जगाता है, उसके अंदर वोकल सैक है। ठीक है, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक। जो टर टर की आवाज आती है दैट इज थ्रू द वोकल सैक ऑफ मेल। तो सही बात है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, और वो कैसे पता हो रही है, वो वोकल सैक के डिफरेंशिएशन से। फ्रॉग के बहुत क्वेश्चन दे दिए। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस, तो फ्रॉग सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक इन फूड वेव एंड फूड चेन इन द इकोसिस्टम। फ्रॉग कई तरीके से हम देखेंगे इकोसिस्टम में, फूड चेन के अंदर और फूड वेव के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाता रहता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाता है। बोथ ए एंड वो assertion and reason are correct and the correct calculation। तो इकोसिस्टम में जहां हम लोग ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं वहां पे ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन और लीनियर फूड चेन में अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड सेल यूज टू सेक्रीट फाइबर्स, नहीं, ये कोलेजन और ये सब इलास्टिन ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और जो हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स जहां पर है, मास्ट सेल जहां पर है, फाइब्रोब्लास्ट जहां है, वो सारी जो है, तो ए सही है, रीजन ब्लड के बारे में गड़बड़ दिया हुआ है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है, टेंडन आर यूज टू अटैच बोन टू बोन, नहीं भैया, बोन टू मसल। टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट, लिगामेंट्स आर यूज टू अटैच बोन टू बोन, उल्टा कर दिया है, तो दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स।
आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। फिगर बहुत क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये आपका साइटोन दिया है, डेंड्रॉन दिए हैं, डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, तो और किसी का नहीं हो सकता है, ट्रैकिड्स है नहीं, नर्व सेल का ही ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 132। हाउ मेनी of the following organelle are found in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक में ना ईआर है, ना गोल्जी है, ना लाइसो है, ना माइटो है, ना माइक्रोबॉडीज है, ना वैक्यूल है। ठीक है, गैस वैक्यूल होती है, लेकिन वैक्यूल तो पूरा एक ऑर्गेनेल की बात हो रही है ना, जो प्लांट के अंदर 90% एरिया घेरे हुए है। तो डी आंसर इसका करेंगे, वैक्यूल से कंफ्यूज ना होइएगा। गैस वैक्यूल होता तो सोचते। देखिए भाई, कलर डायग्राम आपके सामने है, ए बी सी डी। तो इसमें जो सबसे आपको क्लियर दिख रहा हो उसी पे लगा लीजिए सबसे पहले। सी हमें दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडी, क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखो सी गोल्जी बॉडी। सी गोल्जी यहां पर है, सी गोल्जी यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर भी है सी गोल्जी, 3 जगह। चलो ए, ए को क्या कहेंगे, दिखना क्लियर नहीं है ए। बी जो है रफ ई आर कैसे कहें इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक। सी में 3 आ रहे हैं। ई जो है वो राइबोसोम के पार्टिकल हो सकता है, यहां पर ई हो, ई राइबोसोम यहां पर भी है, ई राइबोसोम यहां पर भी है। ए को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रियोल है, तो मुझे तो बेस्ट डी लग रहा है। देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है, क्योंकि डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है। 134, जो बात सही है, डायग्राम क्लियर नहीं है इसमें। 134 का क्या दिया, डी दिया है। देखो भाई अंदर लग गया हमारा भी, डायग्राम बहुत साफ नहीं है आपके पेपर में भी। सी तो क्लियर हो रहा है गोल्जी है, बाकी डायग्राम क्लियर नहीं है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पेपर में बहुत क्लियर नहीं आते हैं, लेकिन आपको वहां दिखेगा तो आप डी लगा देंगे। हमने जो है थ्योरी ऑफ रिजेक्शन से सेट कर लिया डी आंसर। ए सेंट्रियोल, बी रफ, इतना क्लियर है कहां कि रफ और स्मूथ ढूंढ लें, ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से सेट किया इसको। तो ये तो भाई बोनस मिलना चाहिए आप लोगों को, बाकी देखा जाएगा। गैस वैक्यूल इज फाउंड इन, तो गैस वैक्यूल बॉयंसी के लिए होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, ब्लू ग्रीन में, पर्पल में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सभी में पाए जाते हैं गैस वैक्यूल, जो इन्हें थोड़ा बहुत बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं और बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे 136, अगले 90 क्वेश्चन में बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वैक्यूल के लिए कौन सा सही है। वैक्यूल में वाटर साइप पाया जाता है, इसकी ट्री प्रोडक्ट पाए जाते हैं, सब सही है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, ऑल ऑफ दीज। वैक्यूल का रिवीजन हो गया, वैक्यूल में यही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा याद रखिएगा, सेल सैप कहते हैं उस फ्लूइड को, और वो होता है हाइपरटोनिक, यानी साइटोप्लाज्म से ज्यादा गाढ़ा होगा और ट्रांसपोर्ट उसमें एक्टिव चलेगा। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनीम। एक्सोनीम के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही बताया जा रहा है। तो एक्सोनीम बेटा याद होगा आपको, पाया जाएगा कहां पर, सेंट्रियोल में नहीं, कहां पाया जाएगा, दिट इज फाउंड इन सीलिया और फ्लैजिला। तो central seed is connected to both the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। तो ये तो central seed हो गई, अंदर वाले के लिए exonym is not covered by plasma membrane, गलत हो गया। There are 9 radial spokes are found, यही सबसे बेस्ट लग रहा है। पेरिफेरल डबलेट आर नॉट कनेक्टेड,
थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करते, क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बेस्ट आंसर इसका एक्सोनीम का सी हो जाएगा। पूछा गया था फॉलोइंग डायग्राम शो, डायग्राम में बड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्रोमोसोम नहीं है तो सेंट्रोमियर की ऊपर की कवरिंग है, दैट इज काइनेटोकोर, जो कि वन पेयर प्रोटीन रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए कौन सी बात सही है, ठीक है। तो अमीनो एसिड के लिए बेस्ट कौन सी बात सही है, तो कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप है तभी तो कहला रहा है अमीनो एसिड। बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते थे हम लोग, जिसमें अमीन ग्रुप भी और एसिड ग्रुप। अमीन ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, सीओएच ज्यादा बढ़ा देंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 140 कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब हम बात कर रहे हैं लीनियर की, और लीनियर प्रोटीन में फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल नहीं एन टर्मिनल, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट एन टर्मिनल, राइट एंड प्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड नहीं, ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अमीनो एन टर्मिनल और दूसरी तरफ सी टर्मिनल, फर्स्ट अमीनो एसिड नहीं आएगा, लास्ट अमीनो एसिड आएगा, वरना ये सही हो जाता। तो इस तरफ n हो जाएगा, इस तरफ जोड़ते ना NH2, इसे जोड़ते चले गए, जो बीच में रेजिड्यू, लास्ट में COH, तो ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, ये अमीनो एंड, ये कार्बोक्सिलिक एंड, तो C आंसर हो जाएगा 140 का। 141 which structure is absolutely necessary for the many biological activities of protein, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जो एक्टिविटीज करेगी, यानी पूछा जा गया है आपसे फंक्शनली एक्टिव प्रोटीन, जब भी प्रोटीन एक्शन में आती, बात समझे, जैसे एंजियोटेंसिनोजेन बिकम एंजियोटेंसिन, प्रोरेनिन बिकम रेनिन, समझ रहे हो। तो जहां पर भी ये जो एक्टिवेशन है, जहां पे प्रो लग गया या पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, तो वो स्टेज क्या होती है, प्रोटीन में हम लोग 4 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो यहां दिए हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी। तो जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी, जहां पे क्वाइल्ड हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ये है सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट, यह है कैसे सेकेंडरी। और टर्सरी है 3D, 3 डायमेंशनल फॉर्म, दैट इज द फंक्शनली एक्टिव, तो इनका आंसर है टर्सरी। यही आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, कन्फॉर्मेशनल चेंज, देखना पलट करके टॉपिक केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, जिसमें F0 और F1 ये मिलकर के बनाते हैं क्या, एटीपी सिंथेज। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिवेट करते हैं, इंटर करते हैं F0 चैनल से, और शक्ल बदल देते हैं किसकी, F1 की, यानी पूरा पूरा ये जो है चेंज हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं कन्फॉर्मेशनल। कन्फर्मर ना कहना, नहीं तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होता है कि अटैचमेंट सेम रहेगा, इट इज आल्सो टाइप ऑफ आइसोमरिज, अटैचमेंट सेम रहेगा, अरेंजमेंट बदल जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं मसल्स में, कैल्शियम आयन आए, वो जुड़े किससे, ट्रोपोनिन से, तो अनमास्क हो गई प्रोटीन, तो उस पूरे थिन फिलामेंट में कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया, अटैचमेंट सेम रहा, अरेंजमेंट बदल गया, जो एक्टिन छिपी हुई थी वो दिखने लग गई, और बना लिया क्या, क्रॉस ब्रिज। वैसे ही हर जगह कोई भी प्रोटीन होगी फंक्शनली एक्टिव होगी तो उसके अंदर आएगा कन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी अटैचमेंट सेम रहेगा, अरेंजमेंट बदल जाएगा, एक्टिवनेस आ जाएगी 3D फॉर्म। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको हमने कंप्लीट टॉपिक बता दिया।
F0 F1, चाहे फोटोसिंथेसिस में देखो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, चाहे आप ETS पढ़ेंगे प्लांट रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन चैप्टर में, वहां पर भी ये कहानी आएगी कन्फॉर्मेशनल चेंज, जिसमें प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास इज फाउंड बाय द न्यूक्लिक एसिड, तो ये भाई रटा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड में बहुत कम होगा 2%, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो प्रोटीन का पाया जाएगा, फास्फोलिपिड का पाया जाएगा। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो है वो या पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो 2% पार्ट बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में आपको दो ही ये स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, एडेनिन और यूरेसिल का। एडेनिन और यूरेसिल, एडेनिन आपको बिलोंग करता है प्यूरीन में। प्यूरीन जो होते हैं वो डबल साइकिल लिए हुए हैं, एरोमेटिक नहीं, डबल साइक्लिक है। और पिरिमिडीन जो है वो कैसे लिए हुए हैं, सिंगल साइक्लिक है। यूरेसिल और थाइमीन में थोड़ा सा और सेम हो जाता है, यहां पर लग जाता है CH3 तो हो जाता है थाइमीन, थाइमिडीन, मतलब जिसे आप पढ़ेंगे किसमें, डीएनए वाले चैप्टर में, डीएनए वर्सेस आरएनए में। तो थाइमीन को कहते हैं मिथाइल 5 मिथाइल यूरेसिल इज ए थाइमीन, थाइमीन के लिए यूज कर देते हैं। तो थाइमीन पाया जाएगा डीएनए में और यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में। तो ये स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग देखते हैं इन स्ट्रक्चर को। तो आप ये याद रखो कि प्यूरिन जितने भी होंगे, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, डबल साइक्लिक दिखाई देंगे। और पिरिमिडीन जितने भी होंगे, चाहे वो आपके गौन हो, थाइमीन, साइटोसिन, ये सब सिंगल साइक्लिक है। नेक्स्ट आ जाता है 144। तो हम लोग जानते हैं एक तरफ एंजाइम लिखेंगे, दूसरी तरफ सबस्ट्रेट लिखेंगे, और इसमें जो है ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से आकर के फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, कितना भी हम सबस्ट्रेट बढ़ा लें। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा सेट लगा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा होना चाहिए सबस्ट्रेट, वाई एक्सिस पे एंजाइम। तब तो ये देखेंगे उल्टी कहानी चल रही, तो ये हो नहीं सकता, ये दोनों ग्राफ तो होते ही नहीं है। तो बेस्ट हो जाएगा डी, बायोमोलिक्यूल में एंजाइम वाले टॉपिक पे। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर, लिंकिंग टुगेदर का मतलब ही हो गया चिपकाने वाला। उस एंजाइम जो कैटेलाइज करेगा CO को CS, CN को PO को जोड़ेगा, वो भाई जोड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, लाइगेज। पानी दे दे के तोड़ रहा हो तो हाइड्रोलेजेस, डाइजेस्टिव एंजाइम। फॉर्म बदल देते तो ट्रांसफरेज, आइसोमरिक फॉर्म चेंज कर देते तो आइसोमरेज, बिना पानी दिए तोड़ रहे होते तो लाइएजेस। ठीक, तो ये सारी कैटेगरी ऑफ एंजाइम की आपको बता दी। आंसर इसका लाइगेज हो जाएगा ऊपर पहले वाले का। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो। अगर हम प्रोफेज के एंड में देखेंगे तो हम जानते हैं प्रोफेज खत्म होते होते ER गायब हो जाता है, अंदर से बाहर चलें तो न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएंगी, ER गोल्जी ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सारी बातें सही है, और वापस ये रिफॉर्म होंगे कहां पे, टीलोफेज में। और मेटाफेज एनाफेज में डिवीजन की तैयारी चलेगी, मेटाफेज में अलाइंड होंगे, टीलोफेज में काट दी जाएंगे, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आया था 147। तो 147 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, प्रोफेज 2 इज सिंपलर देन प्रोफेज 1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोफेज 1 जो है वो लंबा चलता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ये सही है। प्रोफेज 1 इज लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर इन टीलोफेज, ये भी सही है। एनाफेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यही बात गलत है, यहीं पे आपने गलत बात कर दी। एनाफेज 2 इज लाइक ऑफ एनाफेज ऑफ माइटोसिस, जिसमें सेंट्रोमियर के थ्रू स्प्लिटिंग होगी, अपोजिट एंड पे क्रोमैटिड पहुंचेंगे। तो 147 का डी आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। मेटाफेज 2 डिफर फ्रॉम मेटाफेज 1 इज पोजेसिंग, मेटाफेज 2 समझ गए, मियोसिस 2 में, और मेटाफेज 1
in possessing same number of chromosome and half number of chromatid, half the number of chromosome and same number of chromatid, half number of chromosome and half number of chromatid, same kind के मार्क कर देगी। बहुत सीधा सा देखो, मेटाफेज 1 में हाफ नंबर हो गए और मेटाफेज 2 में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू रहेंगे, साथ ही साथ क्रोमैटिड आधे हो जाएंगे एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड। मेटाफेज 2 डिफर फ्रॉम मेटाफेज 1, मेटाफेज 2 डिफर फ्रॉम मेटाफेज 1 इन possessing, मेटाफेज 2, अच्छा मेटाफेज 2 में क्या होगा, इन possessing हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड। सही है, यही हो जाएगा, सेम नंबर सेम मेटाक्रोमैटिड नहीं, हाफ हो जाएगा। 149 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस जितना होगा उतना क्लोनिंग होगी, जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट सेल, अकरेंस इन एनर्जी टिश्यू इंक्रीजिंग। ए आंसर पेरेंटल, दैट इज क्लोनिंग। 150 पे आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज, लेप्टोटीन जाइगोटीन, बताओ, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। सी आंसर, सीक्वेंस पूछा गया है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, लेप्टोटीन में मोनोवेलेंट। 1 2 का 4, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन, मोनोवेलेंट बाइवेलेंट टेट्रावेलेंट। A first action spectrum of photosynthesis was described in the basis of experiment T.W. Engelmann ने लिया था, ग्रीन एल्गी के ऊपर काम किया था, ठीक है, और दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम का क्लोरेला के ऊपर। आइडेंटिफाई, देखिए डायग्राम में कहां तक सही जा पाता है, डायग्राम में मामला फंस जाता है इसमें। तो ए इज स्ट्रोमा, ठीक है, बी ग्रेना दिख रहा है साफ साफ, ए स्ट्रोमा बी ग्रेना, ए स्ट्रोमा बी ग्रेना, तो यहीं से हमने पकड़ लिया क्योंकि इसी में दोनों आंसर हैं, बाकी में ए भी गड़बड़ दिया हुआ है। सी स्टार्च ग्रेन्यूल होगा, डी स्ट्रोमा लेमिला, ये भी सही बैठा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ। ई राइबोसोम, ई राइबोसोम्स, एफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ई एफ जी आउटर मेम्ब्रेन, एच लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है, तो ए आंसर सबसे बेस्ट है क्योंकि हमने स्ट्रोमा ग्रेना एकदम डिस्टिंक्ट दिख रहा है और इत्तेफाक से किसी और से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा। 153 बताइए भाई, क्लोरोफिल ए कैसा होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक, ए का 1, ए का 1 एक ही पकड़ लिया था, बी का 2 क्लोरोफिल बी, सी का है कैरोटीनेट तो है येलो ऑरेंज, तो ए सही ऑर्डर में सारे दिए हुए थे। एक बार और देख लेते हैं भाई, इसमें ए का 1 सही है, एक मिनट, सही कैसे, बी क्लोरोफिल बी कैसा हो जाएगा, एक मिनट, क्लोरोफिल बी येलो टू ग्रीन, हाँ, सी का 2 हो जाएगा येलो के, तो फिर डी का 4 सही, बी आंसर इसका करेंगे। 153 का बी, A1 B3 C2 D4, ठीक है, थोड़ा सा बारीक एक आंसर में सिर्फ इन्होंने आगे पीछे किया। इन C4 प्लांट CO2 कंबाइंस विद पेप इन द प्रेजेंस ऑफ H एंड स्ट्राइक साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, यही हो जाएगा, ये सब मिलेंगे C3 में। H एंड स्ट्राइक में पेप्को पेपकेज जो कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देता है।
इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। C4 प्लांट जिसमें H एंड साइकिल चलेगी कहां पर, मीजोफिल में, और यहां से जो छूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन पकड़ेगा, स्ट्रोमा में, और रिपीट करेगा केल्विन साइकिल। तो आंसर ए हो जाएगा, इनमें केल्विन साइकिल कहां पे होगी। द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलेशन इन C4 साइकिल, C4 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन दो बार, एक बार मीजोफिल में पेप्केज और दूसरी बार फिर बंडल शीट सेल में जो केल्विन साइकिल होगी। तो दो जगह कार्बोक्सिलेशन होगा, दो जगह CO2 जोड़ा जाएगा, एक बार पेप्केज के थ्रू, दूसरी बार रुबिस्कोज के थ्रू। अमीनो एसिड एंटर्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, अमीनो एसिड एंटर्स इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे में अमीनो एसिड एंटर करते हैं। जब अमीनो एसिड एंटर करने लगेंगे तो हम लोग जानते हैं ये एंटर करेंगे कहां पर, एट पायरुवेट। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाया गया जहां पे आपको एम्फीबोलिक दिया गया हुआ है। तो पहले प्रोटीन टूटेगी किसमें, अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड जाएगी बनाएगा पायरुविक, और पायरुविक से फिर बनेगा एस्टाइल कोएंजाइम, ए वाली कहानी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा देना, एट पायरुवेट एंटर करेगा। The energy yielded as a result of total oxidation of one glucose molecule during cellular respiration is converted. Cellular respiration में कितने बनेंगे, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम जानते हैं 30 और 8 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इंटू 38 मॉलिक्यूल 38 मॉलिक्यूल एटीपी में। हर एक क्रेब्स साइकिल में 15, 2 क्रेब्स साइकिल होंगी कंप्लीट पायरुविक एसिड के लिए, तो 30, 8 उधर हो गए ग्लाइकोलिसिस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के तो 38 टोटल हो जाएगा। कंफ्यूजन तब होता है जब 36 दिया है, 36 है नहीं, तो आंसर 38। 159 की बात करते हैं, पायरुवेट, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज इज यूज्ड इन, तो ये हम जानते हैं इट इज द लिंक रिएक्शन या पाथवे रिएक्शन जो इंटर कराता है ग्लाइकोलिसिस से बनने वाले पायरुविक को, कन्वर्ट कराता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिससे आगे शुरू होती है कहानी क्रेब्स साइकिल की। तो 159 का डी, सब रेस्पिरेशन रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। Which of the following is correct sequence in Krebs cycle? Krebs cycle का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो आप जानते हैं पाई, पाई साई साई आइसो ऑक्सो एल्फा सक सक फ्यूमा। पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम बना, फिर सिट्रिक एसिड से सेक्यूनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से कहानी दी हुई है, ठीक है, फिर ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। बेस्ट आंसर ये हो जाएगा ए, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद क्या आएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड। चलिए 161 पे आ जाते हैं, जो एम्फीबोलिक वाला पाथवे दिया हुआ था। व्हाट डू अल्फाबेट ए टू ई इंडिकेट इन द फॉलोइंग फिगर, प्रोटीन, ए पे क्या रखेंगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहां पे आई, पायरुविक एसिड वाला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, तो ए हो जाएगा अमीनो एसिड। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, एटीपी खिलाएंगे 6 फास्फेट, ये किसमें बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ठीक, फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, पूरा पूरा एनसीईआरटी का जो चित्र आपको दिया हुआ है। ये हमने कैसे जोड़ लिया, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट टूटता है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। अल ओन, अल और ओन अलग अलग हो जाएंगे, एल्डिहाइड और ओन, एल्डिहाइड मतलब अल मतलब एल्डिहाइड और ओन मतलब कीटोन, किसकी ब्रेकिंग से, फ्रक्टोज से। तो ए हो गया अमीनो एसिड, ए अमीनो एसिड ले बहुत सीधा है, पहले ही दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट बी, अच्छा बी भी ऑप्शन फंसा था ना, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सी ग्लूकोज 6 फास्फेट, डी फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, ई हो गया फैटी एसिड, तो ये अपने आप है। इतना नहीं भी करते तो सिर्फ अमीनो एसिड से निकाल लेते, क्योंकि ए में अमीनो एसिड ही दिया हुआ है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए भी ये क्वेश्चन था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 162 एसर्शन और रीजन की बात करते हैं। कह रहे हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बाकी सारे एंजाइम कहां पे होते हैं? मैट्रिक्स में। चलो देखते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिस्टम्स इन्वॉल्विंग ईटीएस। नहीं भैया, उल्टी कहानी देती, ये यहां होना चाहिए, ये यहां होना चाहिए, तो दोनों ही बातें गड़बड़ हो जा रही है हमारी 162 वाले क्वेश्चन में। तो दोनों असर्शन रीजन फॉल्स कर दीजिए और आगे बढ़ लीजिए, समय कम है। 163 पे बात करें, थोड़ा धीमे धीमे हम लोग चल रहे थे, बढ़ाते हैं। इन ईटीएस अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज O2। सही बात है। रीजन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन आल्सो अकर्स इन क्रेब्स साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब हो गया जब हम प्रोटीन की ब्रेकिंग करने लगे, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को तोड़ने लगे। तो दोनों बातें सही तो बैठ रही हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट हैं। ये कह रहा है कि ईटीएस में O2 खत्म होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर कह रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे नाउ डे कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है। रीजन रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। दोनों बातें सही हैं, इसीलिए तो एम्फीबोलिज्म कहते हैं उसको। चलो, ए आंसर हो गया इसका। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू। सेकेंडरी ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं मिलेगा। तो लैटरल मेरिस्टेम हो, वेस्कुलर मेरिस्टेम कैम्बियम हो, कॉर कैम्बियम हो, सारे ही जरूरी हैं, तभी हो पाएगी सेकेंडरी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज। 166 एनसीईआरटी के ग्रोथ वाले चैप्टर में से उठा लिया गया इसमें। तो हमें मालूम है बी हो गया एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम, बी सी हो गया रूट, ए हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। 166 का डी सीधा सीधा। चलिए 167 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में हम लोग बात करते हैं वेट की। अरे कहां चले गए भैया? एक सेकेंड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोग बात करते हैं वेट की। तो इसका सही आंसर हो जाता है जो ग्रोथ दिखाता है W1 इक्वल टू ए आंसर हो जाएगा W1 इक्वल टू W0 E रेज पावर RT। और अर्थमेटिक में हम लोग लेंथ लेते हैं, तो इसका ए कर लेंगे। 168 आइडेंटिफाई द पार्ट। ये देखो बिल्कुल टिपिकल स्ट्रक्चर है। ग्रोथ चैप्टर में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी बात करता है, प्लास्टिसिटी जो है वो बात करते हैं किसकी? डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी में एग्जाम्पल लिया था हेट्रोफिली, डिफरेंट लीव्स। तो डिफरेंट लीव्स ली जाती हैं कॉटन, लार्क स्पर, बटर कैप की। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये हमारा सी वाला जो हो गया, ये हो गया वाटर हैबिट, पानी में। बी हो गई जुवेनाइल और ए हो गया टेरेस्ट्रियल। तो बेस्ट ये हो जाएगा। लार्क स्पर में जुवेनाइल में पत्ती ऐसी है, टेरेस्ट्रियल में ये हो जाएगी, पानी में इस तरीके हो जाएगी। तो बदलते इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना, दैट इज प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल हेट्रोफिली, डिफरेंट लीव्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 मैच करना है इंडोल एस्टिक एसिड। तो इंडोल एस्टिक एसिड, तो भैया इंडोल कंपोनेंट हो गया, ए का 3 पहले ही मिल गया, बी का 4 हो जाएगा काइनेटिन, एडेनिन डेरिवेटिव, सी ABA,
एब्सिसिक एसिड इज कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, और जिब्रेलिन A3 दे आर द टेरेपीन्स। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 169 का। फाइटो हार्मोन में 170 24D, 24D और 24T, 24 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 24 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटेट। एक होता है 245T, 245 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटेट, दे आर द, इनको नाम दिया था ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर्बिसाइड के तौर पे यूज होने वाले ये ऑक्सिन है, हर्बिसाइड्स 24D। चलिए 171, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्लूरल फ्लूइड reduces friction of lung, ठीक है। Anatomical setup of lung in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. Such an arrangement of essential for breathing as we cannot directly alter, चलो मान लेते हैं। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchiole supported by, नहीं, सारे के सारे में नहीं पाया जाएगा। सब में कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती हैं। ड्यूरिंग swallowing the glottis can be covered by a thin elastic cartilage flap known as epiglottis, जो प्रिवेंट करता है, ये बात सही है। तो लंबे चौड़े हैं लेकिन सांप पकड़ में आ जाएगा, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सारी ब्रांचेस में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होंगी, सिर्फ ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स यहां तक पाई जाएंगी। 172 की बात करिए, मैच करना है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन आ गए। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम इज ए नॉर्मल वॉल्यूम जिसमें टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैपेसिटी एक एक करके पकड़ते हैं। इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो 1 का हो गया ई, सब में ई पकड़े हुए हैं। 4 देख लीजिए, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम रिमेनिंग एयर इन द लंग इवन आफ्टर द फोर्सिबली एक्सपायरेशन, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सी का या 4 का सी, 4 का सी हो गया। इसमें भी 2 आ गए, चलो फिर 5 में से ही देख लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, additional volume of pressure can inspire by a forcibly inspiration, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी हो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2 का 2 का बी हो जाना चाहिए। एडिशनल वॉल्यूम 2 का बी ही आ गया, देखो मिला करके 1 का ई, 2 का बी, 3 का जी, एडिशनल वॉल्यूम कैन फोर्सिबली एक्सपायरेशन, तो डी आंसर बैठता चला जाएगा आपका। ठीक, सारे मिला लेंगे, करेक्ट आंसर इज डी। 173, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सबसे कम किसका? 500, 500 से ऊपर आ जाएगा 1100, तो 13, 13 के बाद में 2 1200 और फिर 3000, तो तीसरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़िया आगे, ये सब रेस्पिरेटरी वाले पार्ट में है आपके। ब्लड ट्रांसपोर्ट में दिया गया है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एज कार्बोनेट और एज प्लाज्मा फॉर्म में। CO2 का परसेंटेज बताइए कैसे कैसे फ्लो करेगा? तो मैक्सिमम CO2 एज सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, थोड़ा बहुत ब्लड प्लाज्मा में 23%, 25%, 20% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो बेस्ट यही बैठ रहा है और कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। O2 होता तो O2 जो है 97% ऑक्सीजन के साथ,
कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ब्लड ग्रुप ए है और काफी ब्लड बह गया, अब उसको बचाने के लिए हमें कौन सा ब्लड देना चाहिए? तो ए को यूनिवर्सल डोनर ओ मिल सकता है या खुद का ए का मिल जाएगा, ए या ओ होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। 176 फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर टू द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की भरमार दी हुई है। न्यूट्रोफिल जानते हैं कितना होता है? न्यूट्रोफिल 67%, मोनोसाइट मोनोसाइट 3%, लिम्फोसाइट करीब 27%, ओजिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, बी आंसर। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक, ये सारे WBCs हैं जिसमें से न्यूट्रो, ओजिनो, बेसो आ जाते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, तो इसमें हाँ 27% ये ना, तो 27 इधर ले आएंगे, सॉरी। लिम्फोसाइट 27 है, मोनोसाइट 3 है, तो सी आंसर हो जाएगा। पहला न्यूट्रोफिल, पहला न्यूट्रोफिल कहाँ गया? पहला न्यूट्रोफिल कितना? 67%, मोनोसाइट 3%, 27% ये हो गया, क्योंकि 70% जो है वो WBCs कैसी हैं? फैगोसिटिक। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज फॉर्मिंग वाली, बी और टी लिम्फोसाइट, फिर ओजिनोफिल सबसे कम, बेसोफिल सी। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ओजिनोफिल ये आती हैं ग्रेनुलोसाइट्स में। दे आर द टाइप ऑफ WBCs में। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल समझ गए? जब यहां पे ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पंप होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू एओर्टा, एओर्टा, ठीक है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू, डीऑक्सीजनेटेड वाला पल्मोनरी आर्टरी इनटू पल्मोनरी वेन, नहीं आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी वेन नहीं जाएगा, एओर्टा में जाएगा, तो ए आंसर बेस्ट हो जाएगा हमारा। हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन रहता है। Which of the following event do not occur during joint diastole? joint diastole के समय क्या नहीं होगा? तो joint diastole मालूम है, जिस समय चारों चैम्बर में ब्लड आता है, और ज्वाइंट डायस्टोल शुरू कब होता है? ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ब्लड फेंक दिया गया एओर्टा में, तो एओर्टा के ये सेमिलूनर वॉल्व हो जाएंगे क्लोज, और सारे वॉल्व ओपन रहेंगे। ऑर्किल में, वेंट्रिकल में, दोनों तरफ से ब्लड आने लगेगा। ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाइड, बाइकस्पिड ओपन। एक्शन पोटेंशियल नहीं, ये कहां चलेगा? कोई कॉन्ट्रैक्शन होना ही नहीं है, कोई डिपोलराइजेशन होना ही नहीं है। सी, तो डू नॉट अगर में सी हो गया। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन and vena cava flows into the left and right ventricle respective through the left and right atria. Blood from the pulmonary vein and vena cava, हाँ ठीक है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट में और वेना केवा से राइट में, ये भी आ जाएगा। सेमिलूनर वॉल्व बताया आपको, ये वॉल्व क्लोज रहेंगे, ये भी ठीक है, तो ये नहीं होगा। ओनली सी इज द नॉट हैपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 11 का सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, तो बताया था आपको टेट्राड का मतलब हो गया कि जहां पर प्रोफेज के अंदर जो स्टेप आते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकिटीन में टेट्रावैलेंट या टेट्राड, तो पहले मोनोवैलेंट सिंगल क्रोमोसोम, फिर पेयर्ड हुआ तो बाईवैलेंट, फिर टेट्रावैलेंट, 1 2 का 4। 1 में मोनोवैलेंट, बाई में 2 क्रोमोसोम, और टेट्रा में दोनों क्रोमोसोम के क्रोमैटिड, तो 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, 2 homologous chromosomes and each with 2 chromatid। बेहतरीन।
दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से हर एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, दैट इज नोन एज टेट्राड या टेट्रावैलेंट, जो दिखेंगे किसमें, पैकिटीन में, जहां पे होगी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, काफी लंबा वो थोड़ा सा डिस्कशन करा दिया हमने। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट क्यूज, ऑर्गेनिज्म जिनमें सेंस है और जो रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, जो क्यूज हो रहे हैं, जो जस्ट मार्जिनल पर, तो हम कहेंगे जिनके अंदर वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है उनमें होगा कि दोनों में होगा। तो भाई साहब चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सभी जो हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति कहीं ना कहीं तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन करके, कोई साइटोप्लाज्म संकुचित करके, कोई सीडोपोडिया डेवलप करके, कोई मिमोसा पुडिका की तरह मुरझा करके, दे ऑल रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि वहां पे डेवलप न्यूरो एंडोक्राइन पाया ही जाए। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन हम लोगों ने किया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 11 का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपके कवर हुए हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम छोड़ करके, जो कि अगले टेस्ट में फिर आएगा आपके चैलेंजर टेस्ट सीरीज 12th में। बने रहिए, चलते रहिए साथ साथ, और हम लोग आने वाले टाइम में और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, थोड़ा और टिपिकल करेंगे, थोड़ा और आपको एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि आप 2026 में नीट क्रैक कर पाए, निकाल पाए, फ्यूचर डॉक्टर बन सकें। थैंक यू, इट्स ऑल राइट एंड दैट इज इनफ फॉर टुडे। बाय बाय।